सुप्रभात प्यारे बच्चे। आज हम लोग कक्षा सप्तम का भाषा मंजरी पाठ्य पुस्तक से महादेवी ब्रह्मा जी का लिखित कक्षा 7 का गिल्लू कहानी को पढ़ेंगे। संजूहू में आज एक पीली गली लगी है। इससे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हुआ जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघुपुराण की खोज है। परंतु वो तो अब तक इस संजूहू की जड़ में मिट्टी में मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक सुबुंडी भी विचित्र पंछी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में न आ सकते, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। उन्हें पितर पक्ष के हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनमें कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा को काँव काँव करने के अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचना में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे सा जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा होगा और वह कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकदों की चोंचों के 2 घाव उस लघुपुराण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपका पड़ा था। सब ने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पूंछकर घाव पर पेनिसिलिन मलहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह न खुल सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कोई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसा आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसने स्निग्ध रोएं, झब्बेदार मोच और चंचल चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और इस प्रकार हम उससे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालियों में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की इसे इतना तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वो मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठता। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध
मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने न जाने क्या कहने लगे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगे। तब से यह नित्य का कर्म हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदानी के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी संजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उसमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इसमें अब बात था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उससे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कोई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उस दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उससे काजू दे जाता है, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उनका हटना एक परिचारिका के हटने का समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही अंगुली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंड हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने की प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण में स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतारकर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती
ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उससे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताम छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। प्यारे बच्चों, अभी हम आप लोग को गिल्लू कहानी को पढ़ के सुना दिए। आप लोग भी अपना पाठ्य पुस्तक में ये कहानी को देख देख कर पढ़िएगा, बार बार अभ्यास करते रहिएगा और इनका प्रश्न उत्तर अगला दिन करेंगे।